चलो इसको कोई कनेक्ट करो। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारा रोटेशनल मोशन में पड़ा हुआ है, राइट? रोलिंग इन इंक्लाइंड प्लेन, रोलिंग इन इंक्लाइंड प्लेन, राइट? इंक्लाइंड प्लेन में हमें क्या करना है? रोलिंग देखना है। अब इसके लिए इंक्लाइंड प्लेन में रोलिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक वीडियो देख रहे हैं, बड़े बड़े छोटा सा एक्सपेरिमेंट जैसा है, राइट? हम वो क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। उसके बाद हम उसका एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे? समझेंगे। क्योंकि कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन हम फिर क्या करेंगे? अपने डेरिवेशन से देखेंगे और उससे हम आसान तरीके से समझा सकते हैं। और यहाँ पे दो टाइप का प्रॉब्लम आएगा, एक आएगा थ्योरेटिकल और एक आएगा न्यूमेरिकल, राइट? दो टाइप का प्रॉब्लम आएगा, एक थ्योरेटिकल आएगा और एक न्यूमेरिकल आएगा। देखो, राइट? यहां से हमको क्या करना है? देखना है। राइट? साथ में मैं बताते जा रहा हूं, यहां पे दो टाइप के हमारे पास क्या है? सिलेंडर है और एक इंक्लाइंड प्लेन है। इसमें जो ब्रास वाला सिलेंडर दिख रहा है उनके राइट हैंड में दिख रहा है इधर पे, वो कह रहे हैं कि वो 5 टाइम्स कम से कम क्या है? हैवियर है। और जो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, जो वहां भी उस हैंड में दिख रहा है, वो क्या है? हल्का है। उनका ये कहना है कि हम दोनों में रेस करा रहे हैं। रेस करने का मतलब जो हैवियर वाला सिलेंडर है और जो लोअर थोड़ा सा लाइटर सिलेंडर है, उनको एक साथ रख के लुका रहे हैं। दोनों का रेडियस सेम है, राइट? क्वेश्चन ये है कि पहले नीचे कौन पहुंचेगा, राइट? तुम भी साथ में आंसर देते जाओ, उसके बाद हम क्या करते हैं? देखते जाएंगे कि क्या हो रहा है, राइट? हैवियर वाला पहले नीचे पहुंचेगा या लाइटर वाला नीचे पहुंचेगा, राइट? या दोनों साथ में पहुंचेंगे? चलो, कितने कह रहे हैं हैवियर? मुझे भी जानता हूं, वो भी वही कह रहे हैं, हैवियर नीचे पहुंचेगा। ठीक है, लाइटर दोनों साथ में, ठीक है, दोनों टाइप के आंसर है। देखो जरा, I'm going to do a race between them. I don't need this anymore, so I can remove that. The angle is not important. And now the question is, which one do you think will win the race? Which one will reach the end first? The heavy one, or the light one, or maybe they arrive at the same time? What do you think, Ray? I think the silver one, the heavier one, the heavier one. And the heavy one will win, right? Yeah. That seems reasonable, because if you're heavy, you go a little faster, right? Okay, I'll give you the aluminum one on your side. Ready for that? 3, 2, 1, 0. No difference. दोनों कैसे बच रहे हैं? राइट? साथ में हल्का सा ऊपर नीचे जो दिख रहा है बेटा, वो क्योंकि रियल केस की हम बात कर रहे हैं, राइट? थोड़ा फ्रिक्शन लग सकता है, हल्का एंगल लग सकता है, बट मेन मोटिव ये है कि दोनों क्या कर रहे हैं? बिल्कुल साथ में पहुंच रहे हैं। इसका मतलब है कि चाहे वो हैवी हो चाहे वो लाइटर हो, मास इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों साथ में पहुंच रहे हैं। अभी इस तरह के हम कई पैरामीटर क्या करेंगे? चेक करेंगे। No difference. So we know that if the cylinders have the same length, the same radius, that weight is unimportant. Could be anything. This could be 10 times heavier. Okay. Now I will have here aluminum, and I have another aluminum which is shorter. They have the same radius, but now this one is short. अब वापस वही कंडीशन है कि दोनों मटेरियल सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, लेकिन एक का लेंथ ज्यादा है और एक का लेंथ कम है। वापस से रेस करा रहे हैं, कौन नीचे पहले पहुंचेगा? कम लेंथ वाला। रीजन कुछ बता सकता है कोई? राइट, सरफेस एरिया कम है तो फ्रिक्शन उसमें कम लगेगा, ये अपने पास रीजन है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया, ये भी एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना? तो इसका ये है कि सर जो छोटा वाला है उसका जो सरफेस एरिया कम है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, तो वो जल्दी नीचे पहुंच जाएगा, और जो बड़ा लेंथ है वो लेटर पहुंचेगा। ठीक है, देख लेते हैं अपन। Which one do you think will now win? So is the surface area, the longer one, is that larger, so would that have more friction? So would that be slower? वहां जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो This one वो will lose the race. The larger one will lose the race. Will lose the race. Very good. Let's take a look. 3, 2, 1, 0. No difference. So now I have shown first. वो अगेन हल्का सा डिफरेंस वो रहेगा बेटा रियल केस में। It's unimportant. दोनों लगभग क्या कर रहे हैं?
साथ में पहुंचे, वो जरा सा ऊपर नीचे होता है, रियल केस में सारी चीजें हो जाती थोड़ी थोड़ी ऊपर, राइट। तो लगभग क्या आ रहा है, सेम पहुंच रहे, मतलब लेंथ का भी कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं है। I have now also shown that the length doesn't matter. Now comes the question, I have here glass. We already agreed that the material doesn't matter, right? But whatever the material is, it makes a difference. But now the radius is very, very small. So they're both solid. The fact that they have different materials is no problem. We have already demonstrated that doesn't matter. They have different lengths. We have already demonstrated that that doesn't matter. But now comes the issue, would it make a difference if the radius is so different as they are? What do you think now? अब दोनों अलग अलग, बिल्कुल एक बिल्कुल पतला सा है, उसका रेडियस बहुत कम है, मटेरियल भी अलग है, लेंथ भी इनफैक्ट अलग है, दूसरे का रेडियस क्या है, अलग है। वापस से रेस करा रहे हैं, बड़ा रेडियस वाला जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। You think the smaller radius will win or the larger radius? I think the larger radius. Will win. Yeah. Oh, you have very good intuition. You ready? Yes. 3, 2, 1, 0. Okay. Another word क्या I वजह? will now show you something quite remarkable, which is not at all intuitive. As long as a cylinder is solid, it makes no difference, number one, what the material is that it is made of, number two, what its length is, number three, what its diameter is. They will all roll down in the same time. राइट, तो सर का कहना यही है कि जब तक वो सॉलिड है, राइट, दोनों ही सॉलिड है, चाहे वो किसी अलग मटेरियल का हो, चाहे अलग मासेस का हो, चाहे अलग रेडियस का हो, चाहे अलग लेंथ का है, अगर वो सॉलिड सिलेंडर है तो नीचे पहुंचने में उसको टाइम सेम लगेगा। इनफैक्ट जब वो नीचे पहुंचेंगे तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटीज होंगी वो भी क्या होंगी, सेम होंगी। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे, एक दो डेमोन्स्ट्रेशन और है वो देख सकते हैं अपन। सर की एनर्जी बहुत वो है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत एनर्जी। Last question for you. This is aluminum solid, and this is aluminum hollow. एक सॉलिड है और एक हॉलो है, अब क्या लगता है, सॉलिड वाला पहले पहुंचेगा? कुछ कुछ दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है? हाँ ठीक, गुड। Which one do you think will win the race? I think the solid ones. The solid one will win the race. Yeah. Do all of you think that? I think because the weight, we've already shown the weight doesn't matter. So it's whether any airflow comes into it, or because it's hollow, that affects it. Well, what is your vote? I would say the solid, yeah, solid. The solid one will win. You will think? Same time. So we have 3 people for this one will win, and we have you also the same time? 2 people same time, 2-1, this one will win. Three, 2, 1, 0. The whole one अब राइट डिफरेंस always lose. नहीं, यू नहीं बोला है भाई, यू ऑलवेज लूज, राइट। जो हॉलो वाला है वो हमेशा क्या करेगा, लूज करेगा। सॉलिड वाला हमेशा जल्दी पहुंचेगा, चाहे जो भी रेडियस हो, कुछ भी हो, राइट। तो डिफरेंस आ जाता है कि वो सॉलिड है या हॉलो है, राइट। हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन, वही डेरिवेशन ही देखने वाले हैं। Weight, independent of its diameter, independent of its length, the hollow one will always lose. So then, I show the kids, I tell the kids, I have here 2 cylinders, and I'm not telling them which one is hollow, but one of them is hollow, but you can't tell. राइट, अब ये है कि इनमें से एक हॉलो है और एक सॉलिड है, राइट, बस कवर कर दिया गया बाहर से। अब देख के तुम नहीं बता सकते हो, बट हाँ
सीधा उनको क्या कर सकते हैं, इंक्लाइंड प्लेन से छोड़ सकते हैं और ये देख के बता सकते हैं कि जो पहले नीचे पहुंचा वो कौन सा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। But now they understand that the hollow one goes slower. It will be very easy for them to determine which one is the hollow one. 3, 2, 1, 0. Hollow one always loses. Cannot even imagine. शायद एक और है ना, इसमें बहुत डिफरेंस है काफी दोनों में। Enormously heavy, enormously light. This one is way longer, enormously small radius compared to this one. Even these two, since they are both solid, should arrive at the same time. दोनों में दिख रहा है वो, एक बिल्कुल पतला सा और बहुत लंबा सा और बहुत हल्का सा, और दूसरा बहुत छोटा सा है, ज्यादा रेडियस है और काफी हैवी है। बट सिंस दोनों क्या है, सॉलिड, दोनों को नीचे एक साथ पहुंचना चाहिए। 3, 2, 1, 0. राइट है ना। एक्सप्लेनेशन हम क्या करेंगे, देखेंगे कि चाहे वो मास हो, चाहे रेडियस हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी टाइप से वो मैटर नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या मैटर कर रहा है कि वो सॉलिड है या हॉलो है। राइट, इसका एक्सप्लेनेशन हम क्या करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। इसको ऑफ कर सकते हो उधर से। राइट, और वही डेरिवेशन को याद रखना है। यहां से दो टाइप के क्वेश्चन आएगा, ये एटलीस्ट इतना है तो कम से कम तुम्हारे दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ कैसे देखना है। दो टाइप का क्वेश्चन आएगा, एक आएगा थ्योरेटिकल और एक आएगा न्यूमेरिकल, जिसमें एक्चुअल पूछेगा कि भाई किसको कितना टाइम लगा। राइट, टाइम सीरीज से पूछ सकता है, फाइनल वेलोसिटी पूछ सकता है, और दूसरा कंपैरिजन करा सकते हैं कि किसको कम टाइम लगेगा, किसको ज्यादा टाइम लगेगा, किसका फाइनल वेलोसिटी कम होगा, किसका फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगा। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो क्या कर रहे हैं देख रहे हैं। पहले समझ लेना है, उसके बाद नोट करना है ना। ले लिया एंगल। पहली चीज, ये सरफेस रफ होना चाहिए, तभी ये रोल कर पाएगा, अदरवाइज ये स्लाइड करते हुए नीचे आ जाएगा, स्लिपिंग का कंडीशन हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि भाई ये सरफेस कैसा रफ है, और इसमें हमने क्या कर लिया, एक इस तरह का ऑब्जेक्ट ले लिया। अभी सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, रिंग, डिस्क, कुछ भी हो सकता है, हमने ले लिया इस तरह से। ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। राइट, इस पे जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ लगेगा mg, तो इस तरफ लगेगा क्या, mg sin थीटा। इतना हमने ऑलरेडी सीख लिया। जब ये नीचे की तरफ आएगा तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर, पीछे की तरफ। राइट, इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इधर, और नीचे फोर्स लग रहा है mg sin थीटा, इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, नेट फोर्स लगेगा, उसकी वजह से ये नीचे एक्सेलरेट होगा a से। पहली चीज हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं फोर्स का इक्वेशन। नीचे लग रहा है mg sin थीटा, अपोज कर रहा है fr, तो हम लिखेंगे नेट फोर्स बचा हमारे पास mg sin थीटा माइनस fr इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे दो चीजें अननोन है। राइट, पहला तो मुझे फ्रिक्शन भी नहीं पता और मुझे इसका एक्सेलरेशन भी नहीं पता, मुझे दोनों चीजें निकालनी है। तो मैं यहां पे एक और इक्वेशन लिखूंगा। अब जो अगला इक्वेशन हमारे पास आएगा वो आएगा किससे, टॉर्क से। अब ध्यान देना बेटा, राइट, रेडियस हमने कंसीडर कर लिया कितना, r। मान लिया रेडियस कितना है, r है। अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा, एक ऑप्शन दे रहा यहां पे सेंटर O और दूसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A। किस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क लिखना चाहिए ताकि मैं एक्सेलरेशन बता पाऊं। समझो, मैं एक्सेलरेशन क्यों निकालना चाह रहा, क्योंकि अगर मुझे पता चल जाएगा भाई कितना एक्सेलरेशन लग रहा है, तो मैं ये बता पाऊंगा कि कितना टाइम में नीचे पहुंचेगा या फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए, हमें यही जानना है कि इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, या नीचे जब पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसके लिए मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, और अगला इक्वेशन है कहां से, टॉर्क से। वो मैं कहां से लिखूं, अबाउट O या अबाउट A। राइट, अबाउट O। रीजन क्या है, अगर तुमने अबाउट A लिखा तो क्या इक्वेशन में फ्रिक्शन आएगा। सोचो, अगर तुमने इसी पॉइंट के अबाउट लिखा तो फ्रिक्शन इक्वेशन में नहीं आएगा, और अगर इक्वेशन में फ्रिक्शन आएगा नहीं तो इसको हटाओगे कैसे। बात आ रही समझ में। इसलिए हम लिखेंगे अबाउट O। तो किस तरह से लिखाया जा रहा है, क्यों लिखाया जा रहा है, वो भी रीजन पता होना चाहिए। इतना नहीं कि टीचर ने क्या कर दिया, बोला ऐसे ऐसे डेरिवेशन करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे फिर ऐसे लिखेंगे तो हमने याद कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। क्यों लिख रहे हैं अबाउट O, ध्यान देना। तो हमने लिखा फिर नेक्स्ट टॉर्क अबाउट पॉइंट O। क्या लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे, R क्रॉस FR। राइट, R क्रॉस FR। क्या इसके अलावा कोई और टॉर्क लगेगा, राइट। mg sin थीटा लग रहा है, पर ये तो O पॉइंट में ही लग रहा है, तो इसके लिए तो कितना हो गया, 0। तो नेट टॉर्क कितना, R क्रॉस FR। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, I अल्फा।
नेट फोर्स इज इक्वल टू ma लिखते हैं तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? आई अल्फा। ये हमने लिख दिया। तो यहां से मैं fr की वैल्यू क्या कर सकता हूं? निकाल सकता हूं। मैंने बोला fr इज इक्वल टू हो गया आई अल्फा डिवाइड बाई आर, तो ये हो गया आई अल्फा डिवाइड बाई आर, पर यहां पे एक्सेलरेशन है तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इस अल्फा को भी एक्सेलरेशन के फॉर्म में लिख देते हैं। तो अल्फा को एक्सेलरेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे? a बाई आर, राइट, a बाई आर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? आई ए बाई आर इक्वेशन नंबर 2। fr की वैल्यू पुट कर देनी यहां पे, या दोनों को ऐड कर दो तो भी काम हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दिया तो यहां पे fr है, यहां पे माइनस fr है, कैंसिल हो गया। क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड? mg sin थीटा, mg sin थीटा। राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है? m a प्लस आई ए स्क्वायर, a कॉमन आ गया, ma प्लस आई ए बाई आर स्क्वायर था, a बाहर निकल गया। यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, राइट। उसके लिए मैंने एक काम किया कि जो i है उसको भी मास के टर्म में लिख देते हैं, राइट। अरे i को भी तो मास के टर्म में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? m के स्क्वायर। क्या मैंने यहां पे बताया कि रिंग डिस्क हॉलो सिलेंडर क्या है? नहीं। तो जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे? m के स्क्वायर। तो हमने यहां पे लिखा m प्लस m के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू ए। क्या कैंसल हो रहा है? m। हर जगह से m क्या हो जाएगा? कॉमन निकल के कैंसल हो जाएगा। और यहां से हम क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज g साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है जो इंक्लाइन प्लेन के आधे से ज्यादा क्वेश्चन तुमको सॉल्व करा देगा। अगर तुमको फ्रिक्शन निकालने का मन है तो इस एक्सेलरेशन को उठा के तुम या तो यहां पुट कर दो या सीधा सीधा यहां पुट कर दो, फ्रिक्शन की वैल्यू भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम होते हैं और वो निकाला जा सकता है, राइट, वो निकाला जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मुझे पता चल गया कि जो एक्सेलरेशन है वो g sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई एक इंक्लाइन प्लेन में मैंने रिंग रखा है, डिस्क रखा है, हॉलो स्फीयर रखा है, सॉलिड स्फीयर रखा है, इन सब के लिए g की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। थीटा क्या होगा? सेम होगा। क्या अलग अलग होगा? के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ सारे ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जो एक्सेलरेशन है वो कैसे हैं? अलग अलग है। और अगर बेटा एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तो इसका मतलब है उनको नीचे आने में लगने वाला टाइम क्या होगा? अलग अलग होगा। पहला जो हमने अभी वीडियो देखा उसमें जब तक वो सिलेंडर सॉलिड था, राइट, जब तक वो सिलेंडर सॉलिड था, फिर उसका मास कुछ भी हो, रेडियस कुछ भी हो, मटेरियल कुछ भी हो, उसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हमेशा क्या होगा? सेम होगा। क्या जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं तो मुझे यह बताना पड़ेगा कि भाई किस टाइप का सॉलिड सिलेंडर दिया है, कितने मास का, कितने रेडियस का? नहीं। अगर मैं तुमसे बोलूंगा बताओ सॉलिड सिलेंडर जो मिड से घूमेगा, सेंटर से घूमेगा, जैसे हमने इसमें देखा है, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr स्क्वायर बाई 2। अरे सॉलिड सिलेंडर जब घूमेगा तो डिस्क की तरह तो घूमेगा ना, जब ऐसे घूमेगा तो सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr स्क्वायर बाई 2। तो उसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी? हाफ, 1/2 बताया था ना, राइट। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 1/2। अब वो सॉलिड सिलेंडर चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, क्या देखने की जरूरत हमें? नहीं। हम बोलेंगे सॉलिड सिलेंडर अगर है इसका मतलब है के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना होगा? 1/2। दैट्स इट। इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां पे 1/2 रख दो, g sin थीटा। जितने भी सॉलिड सिलेंडर है उनके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। अगर जितने भी सॉलिड सिलेंडर हैं उनके लिए एक्सेलरेशन सेम है, मतलब उनको नीचे आने में टाइम सेम लगेगा, उनकी फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी। अगर तुमको कंपेयर करना है तो तुम यहां पे सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। मान लो मैंने बोला कि यहां से हम इसको क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं, और रिलीज अगर कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी सबकी क्या ले ली हमने? 0। तो पहले हम यूज कर रहे हैं क्या? सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे टाइम को कंपेयर करने के लिए, राइट। तो हम यहां पे लिख रहे हैं फॉर कंपैरिजन ऑफ टाइम। टाइम को कंपेयर करने के लिए लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0। तो यहां से t इज इक्वल टू आ जाएगा 2s बाई a। अब अगर मैं यहां से एक इंक्लाइन प्लेन से अलग अलग मटेरियल को वो करूं, रोल कराऊं, तो सबके लिए s की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो हम लिखेंगे टाइम क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। और हमें पता है एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के। तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मैंने गलत लिख दिया, 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो बेसिकली टाइम इसके क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
है ना, इसके यहां पे 1 अपॉन ये लिखेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो हम लिखेंगे टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका, जिसके लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसको नीचे आने में टाइम उतना ही ज्यादा होगा। दो एग्जांपल लिए थे, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना 1, हॉलो सिलेंडर के लिए, राइट, स्फीयर नहीं बेटा कंफ्यूज हो रहा है, हॉलो सिलेंडर के लिए कितना 1, सॉलिड सिलेंडर के लिए 1/2, ज्यादा कौन हुआ 1, राइट, मतलब हॉलो सिलेंडर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ज्यादा, मतलब उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा नीचे आने में। क्लियर है ये? अब वो कितना भी कैसा भी हो, क्योंकि और किसी फैक्टर पे मास वगैरह पे डिपेंड कर ही नहीं रहा, सिर्फ इतना बता दो कि भैया सॉलिड है या हॉलो है, हम बता देंगे, फिर मास छोटा रहे बड़ा हो लेंथ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना। बिल्कुल इसी तरह से फाइनल वेलोसिटी भी कंपेयर करने के लिए बोलेगा कि भैया ये बताओ कि फाइनल वेलोसिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो हम यहां पे सेकंड लिख रहे हैं फॉर कंपैरिजन ऑफ फाइनल वेलोसिटी, किसका यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन। क्या है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u कितना 0, राइट। सबके लिए डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, क्या अलग अलग है, एक्सेलरेशन। तो हमने बोला v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, बट a इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लिखेंगे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां से हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भाई जिसके लिए ये ज्यादा होगा उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर को क्या करते, लुढ़का दे, फाइनल वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, सॉलिड सिलेंडर की, और हॉलो सिलेंडर की क्या होगी, कम होगी। क्लियर है ये? यहां से तुम क्या कर सकते हो, बता सकते हो, यहां से तुम ये भी बता सकते हो कि भाई उनको लगने में जो टाइम है उसका रेशियो कितना होगा, T1 डिवाइड बाई T2। इसको 1 को हटा मत देना कि बस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख दिया, राइट, 1 के साथ फाइनल वेलोसिटी का रेशियो बता सकते हो। अच्छा, मैंने तुमसे क्या बोला, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा थ्योरेटिकल और दूसरा आएगा न्यूमेरिकल। में तुमसे ये बोलेगा कि भाई मान लो मैंने एक रिंग और एक डिस्क को क्या किया, लुढ़का दिया, बताओ उनको नीचे आने में लगा टाइम कितना। तो जी की वैल्यू, थीटा की वैल्यू सब कुछ देगा, तुम निकाल सकते हो, और निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते। या पूछेगा कि उनको नीचे आने में जो टाइम लगा है उनका रेशियो कितना, निकाला जा सकता है, वो तो और आसान हो गया। ये पूछेगा उनकी फाइनल वेलोसिटी का कितना रेशियो, निकाला जा सकता है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल वाला पार्ट। जहां भी तुमसे ये बस पूछेगा कौन पहले पहुंचेगा कौन बाद में पहुंचेगा, किसकी फाइनल वेलोसिटी तो ज्यादा है किसकी फाइनल वेलोसिटी कम है, ये अपने आप में कैसा क्वेश्चन हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर दो तरीके से दे सकते हो, दो तरीके हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर देने के। पहला तरीका है तुम इनको क्या करो, याद रखो, सीधा कंपेयर कर लो कि अच्छा टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रिंग के लिए ज्यादा है मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। मान लो हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर को कंपेयर करो, तुम बोलोगे हॉलो स्फीयर के लिए ज्यादा है 2/3, सॉलिड के लिए 2/5, तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा। तुम बोलोगे हॉलो स्फीयर के लिए ज्यादा है मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। तो पहला तो अगर तुमने ये याद रखा तो यहां से। दूसरा, तुम चाहो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेफिनेशन से ही बता सकते हो। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, तुम वहां से भी चाहो तो आंसर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, तुम भी देख लो क्या है, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है भैया। अगर रुका हुआ है तो किसका अपोज करेगा, रोटेशन मोशन का, और रोटेट कर रहा है तो किसका अपोज करेगा, रेस्ट का। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा अपोज कर सकता है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा वो उतना कम अपोज कर पाएगा। ज्यादा है मतलब अपोज भी ज्यादा कर पाएगा, सीधा सा मीनिंग ये। अब तुम वहीं से सोचो कि मान लो तुमको ये फॉर्मूले कुछ याद नहीं है, पर क्वेश्चन दे दिया गया है कि एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर को यहां से मैंने लुढ़का दिया है, किसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो तुमको ऐसा सोचना है कि हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हॉलो का है, मतलब वो मोशन का क्या करेगा, ज्यादा अपोज करेगा, मतलब वो जल्दी नीचे नहीं आएगा, वो ज्यादा रोकने की कोशिश करेगा, नहीं नहीं जाना मुझे, नहीं जाना मुझे, तो ज्यादा क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, चाहे साइज छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया ऑलरेडी। तो वो ज्यादा अपोज करेगा नीचे जाने का, और अगर ज्यादा अपोज कर पाया तो नीचे जाने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो सॉलिड जल्दी पहुंचेगा, हॉलो लेट में पहुंचेगा। तुम ऐसे भी आंसर चाहो तो दे सकते हो। अगर मैं तुमसे पूछूं फाइनल वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, तुम अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाओगे कि अच्छा शुरू में दोनों रेस्ट में है क्या, मतलब जो सॉलिड स्फीयर है वो उतना अपोज नहीं कर पाएगा, हॉलो स्फीयर मोशन में आने का अपोज ज्यादा करवाएगा। तो अगर मोशन में आने का अपोज ज्यादा करेगा मतलब उसकी वेलोसिटी उतनी नहीं बढ़ पाएगी,
बात आई समझ में? ऐसे दे सकते हो। क्लियर है ये? एक क्वेश्चन और पूछ रहा मैं तुमसे। मान लो मैंने तुमको बोला कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, एक मेरे पास रिंग है और एक मेरे पास डिस्क है, दोनों को मैंने इनिशियली सेम वेलोसिटी देके छोड़ दिया, कौन पहले गिर जाएगा और कौन ज्यादा दूर तक जाएगा? दोनों को मैंने लुढ़का के छोड़ दिया है, कौन ज्यादा दूरी तय करेगा? डिस्क ज्यादा दूर जाएगा, रिंग कितने कह रहे हैं रिंग ज्यादा दूर तक जाएगा? कितने कह रहे हैं डिस्क ज्यादा दूर तक जाएगा? और जो आंसर नहीं दे रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? साइज पे डिपेंड तो नहीं कर रहा? ठीक है, जो रिंग ज्यादा दूर तक जाएगा भाई कोई एक्सप्लेनेशन तो जरा। हाँ, तो उससे क्या होगा? एक बार वेलोसिटी अप्रोच कर लिया तो उसके बाद स्लो नहीं होगा। एग्जैक्टली। कौन ज्यादा दूर तक जाएगा? रिंग, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से क्या है? ज्यादा। और अगर उनको एक बार वेलोसिटी मिल गई तो अब ये रुकने का ज्यादा अपोज करेगा। अरे यही मीनिंग होता है, पहले वो रुका हुआ था इसलिए मोशन में नहीं आना चाह रहा था, पर अब तो मोशन में है, अब रुकना और नहीं रुकना चाह रहा है, मतलब ज्यादा दूर तक जाएगा, रुकना ही नहीं चाहेगा। जबकि डिस्क भी नहीं रुकना चाह रहा पर उसकी मन शक्ति जो है, राइट, इच्छा शक्ति उतनी नहीं है जितनी रिंग की है। बात आ रही समझ में? आराम से। तो एक बार अगर ये मोशन में आ गए ना तो रिंग फिर रुकने वाला भी नहीं है। रुका होता तो मोशन में नहीं ला सकते थे, पर आ गया मोशन में तो रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो डिस्क से ज्यादा है। और अगर रुकेगा नहीं तो ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगा। एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये। क्लियर है? सीधा सीधा बिल्कुल सिंपल से है ना। एक काम करो, इसको लिख लो। क्या ये जो मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं इसको तुम खुद से लिख सकते हो, लिखाना पड़ेगा? मैं बता रहा क्या करना है तुमको, राइट। मैं बता रहा सीधा सीधा क्या करना है तुमको। यही लेना है कि भाई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर को रिलीज कर दिया, किसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी और किसको कम टाइम लगेगा या ज्यादा टाइम लगेगा। ये तो किसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी और किसको टाइम लगेगा वो यहां से तुम देख के बता सकते हो। पर मेरा रिकमेंडेशन ये दोनों एक्सप्लेनेशन लिखो। पहला तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल, इसको ज्यादा टाइम इसको कम टाइम, और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा है वो ज्यादा अपोज करेगा, ज्यादा टाइम लगेगा और उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी भी फाइनल कम होगी। क्लियर है? इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन तुमको क्या कर लेना, लिख लेना है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रिंग और डिस्क को अगर वेलोसिटी देके छोड़ दिया जाए तो ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा। तो तुमको वहां बोलना है सिंस दोनों के पास वेलोसिटीज है, जो रिंग है वो ज्यादा अपोज करेगा रुकने का और रुकेगा नहीं तो ज्यादा दूर तक जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि मान लो मैंने तुमसे बोला कि रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर, इतनी सारी चीजें सबको लुढ़का के छोड़ दी। इनमें से कौन कौन वो चीजें होंगी जो साथ में नीचे गिरेंगी? सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क, सॉलिड सिलेंडर एंड डिस्क दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से हाफ mr स्क्वायर होगा। इसी तरह से रिंग एंड हॉलो सिलेंडर भी साथ में गिरेंगे। तो ये क्वेश्चन भी क्या करता है, पूछता है, राइट। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि भैया कौन कौन साथ में आ सकते हैं, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। क्लियर है? ये पूरा खेल तुमको ध्यान रखना है k स्क्वायर बाई r स्क्वायर का ही है। और कुछ भी हो जाए ये फॉर्मूला तुमको जरूर ध्यान रखना है, a इज इक्वल टू g साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस k स्क्वायर। क्लियर है? ये बिल्कुल सिंपल सा। और इसके साथ कंप्लीट होता है तुम्हारा पूरा रोटेशनल मोशन। एक पॉइंट और बता दे रहा मैं तुम्हें, जिस तरह से वर्क पावर एनर्जी में तुमने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं एज इट इज तुम उसको यहां भी यूज कर सकते हो। वर्क पावर एनर्जी में तुमने क्या पढ़ा हुआ है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई वर्क डन का फॉर्मूला, तो वर्क डन का फॉर्मूला वहां पे क्या सीखा है तुमने? F डॉट ds। तो भैया यहां भी F की जगह पे क्या लिखोगे? टाउ। ds की जगह पे, तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या पढ़ा है? वर्क डन इज इक्वल टू k फाइनल माइनस, और k फाइनल k इनिशियल क्या लिखा है? हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m। तो भैया यहां पे भी हाफ i ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ i ओमेगा वे इनिशियल। पावर का फॉर्मूला वहां पे तुमने क्या पढ़ा है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहां पे पावर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? टाउ ओमेगा। तो सिंपल सा, वहां पे जितनी सारी चीजें तुमने क्या की पढ़ी हैं, यहां पे भी वो
आ सकता है, एप्रोप्रिएट टर्म से तुमको क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्लियर है ये? तो इनको भी नहीं भूलना है। और बार बार मैं बोल रहा हूं, इसमें मोस्टली फोकस करना है तुमको, किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पार्ट में, राइट। मोस्टली तुमको फोकस करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और मैंने तुमको बोला है कि बाकी सारी चीजें टफ हो सकती है, पर मेरे अंदाज से इतना भी टफ नहीं है। सही तरीके से लेके चलोगे तो समझ आएगा। 3 क्वेश्चन तुमको लिख लेने हैं। कौन कौन से? अगर इन मटेरियल को हम रिलीज कर रहे हैं तो कौन पहले पहुंचेगा, कौन बाद में पहुंचेगा, और किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। दूसरा, अगर मान लो हॉलो स्फीयर है, हॉलो सिलेंडर है, रिंग है, तो इनमें से कौन कौन से मटेरियल है जो साथ में पहुंचेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिंग और डिस्क को अगर रिलीज कर दे तो कौन पहले गिरेगा और कौन बाद में। क्लियर है ये अपन? तो इसके साथ अपना कंप्लीट हो रहा है क्या, रोटेशनल मोशन। कल हम लेंगे इलास्टिसिटी और कल ही पढ़ेंगे बस। वो चैप्टर एक दिन से ज्यादा डिजर्व नहीं करता। हमको लगता है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, नहीं, वो सिर्फ एक टॉपिक है, इलास्टिसिटी, राइट। कल, लेकिन कल के बाद हम शुरू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, और वो लंबा चलेगा, अभी तो टफ है। हम लोगों को कॉलेज तक में परेशान करता था बेटा वो चैप्टर, पर सही तरीके से अगर पढ़ेंगे तो बिल्कुल एडवांटेजियस है वो हमारा, राइट। जिस तरह से रोटेशनल मोशन बहुत सारे लोग नहीं करते, वैसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ देते, है ना, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, लोग लास्ट के लिए बचा के रखते हैं, लास्ट में पढ़ाएंगे और लास्ट में 2 या 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, जबकि वो आराम से कम नहीं तो 10 दिन चलेगा, आराम से 10 दिन चलेगा। और अगर उसमें सारे टॉपिक को सही टाइम दिया तुम, तो बेटा ये मान के चलो कि टॉपिक टफ लगता है पर क्वेश्चन आसान आते हैं, समझ लिया तो बिल्कुल कर ही लेना। और 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, मिनिमम एक आएगा, 2-2 क्वेश्चन भी आराम से पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, तो उस पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा, है ना। तो मेंटली प्रिपेयर कर लेना है किस टॉपिक को कैसे पढ़ना, और वो एडवांटेजेस जो सबको टफ लगता है वो तो हमको जरूर पढ़ना है, और वहां पे हमको आगे निकलना है सबसे, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। किसी के मन में डाउट आ रहा हो सर बीच में वो ग्रेविटेशन है, मात्र ग्रेविटेशन एक अकेला ऐसा चैप्टर है जिसका सीक्वेंस मैं चेंज करता हूं। तुमने देखा होगा कि मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस से पढ़ाता हूं। अकेला ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसका सीक्वेंस हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ग्रेविटेशन को हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के ठीक बाद, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बिल्कुल पैरेलल है वो, और ग्रेविटेशन में हमको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, राइट। ये सारी चीजें तो हमने देख लिया, राइट। वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, mgh कब आता है, ये सारी चीजें हमने देखी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूरा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा। केपलर्स लॉ एक अकेला ऐसा रहेगा, सैटेलाइट ऐसा रहेगा जिसको अलग से हमको पढ़ना पड़ेगा। तो पैरेलल टॉपिक को साथ में पढ़ना बहुत सिंपल रहेगा, क्योंकि एक को पढ़ लिया दूसरा निकाल लेंगे। तो मात्र अकेला ग्रेविटेशन एक ऐसा चैप्टर रहेगा जो बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के ठीक बाद। क्लियर है ये? चलो, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसको लिखो और जाके प्रिपरेशन करो, क्योंकि टेस्ट का टॉपिक इस बार क्या है, रोटेशनल मोशन, है ना। चलो, थैंक यू। यहां पे क्या होगा, √2sy, तो ये क्या हो जाएगा, √a। अब सिंस एक्सेलरेशन ये है तो टाइम क्या होगा, √। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट हाँ न्यूमेरिकल में गलत हो जाता है, है ना, ये मिस हो गया था गलती से। जो टाइम होगा वो क्या होगा, √2sy, तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा √a के, राइट। तो रूट और लगा लेना, वो जल्दीबाजी में मिस हो गया था, ठीक है। हाँ।